बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में इकनॉमिक्स के मुख्तलिफ ग्राफ्स को यूज़ करके उनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ को हल करने का तरीका देखेंगे और साथ में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ को हल भी करेंगे। उम्मीद है इससे आपको जो आपके टेस्ट की तैयारी है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले ये ग्राफ है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर एक ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके नीचे का जो एरिया है वो अटेनेबल है और इससे बाहर का जो एरिया है, ये जितने पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स, इसके बाहर का जितना भी एरिया है वो अनअटेनेबल है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, व्हाई इट इज़ बोर्ड आउट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से बोर्ड आउट है, ओरिजिन की तरफ से ये कनकेव है। तो जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं और जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है कि इसकी जो कनकेव नेचर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो है ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसकी वजह ये है कि हम जैसे जैसे ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ एन अदर गुड जिसको हमें फॉरगो करना है वो बढ़ रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि मार्जिनल बेनिफिट ऑफ पिज़्ज़ाज डिक्लाइंस एज मोर पिज़्ज़ाज आर कंज्यूम्ड। तो इसमें मार्जिनल बेनिफिट नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि अगर आप पिज़्ज़ा प्रोड्यूस करते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल रोबोट्स वो फार्गो करने हैं। द कर्व गेट्स, बी ऑप्शन को देखें, द कर्व गेट्स स्टीपर एज वी मूव फ्रॉम ई टू ए। तो हम जब ई से ए की तरफ जाते हैं तो कर्व स्टीपर नहीं होता बल्कि फ्लैटर हो रहा है। तो इसका उलट ठीक है, ए से ई की तरफ आए तो कर्व स्टीपर होता है। इसी तरह जो डी ऑप्शन है, रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि हम इसमें हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी वो गिवन है और ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो इसी को डील कर रहा है, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी इसके साथ सूट नहीं करता। इसमें आ जाए हम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेकंड यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा इज, ये 4 ऑप्शंस हैं तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, 2 यूनिट्स ऑफ रोबोट्स। तो आप देख सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेकंड, ये सेकंड यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा वो क्या है, तो वो 2 यूनिट्स ऑफ रोबोट्स हैं, क्योंकि हम जब एक एक पिज़्ज़ा और 9 रोबोट से हम सी की तरफ जाते हैं तो हमें एक और यूनिट पिज़्ज़ा का मिल जाता है, लेकिन हमें हमारे जो रोबोट्स हैं वो 9 से 7 हो जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ सेकंड यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा वो 2 यूनिट्स ऑफ रोबोट्स हैं, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ऑल पॉइंट्स ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दे रिप्रेजेंट, तो अगर हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब है जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उतने ही यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम इससे नीचे पे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी और इससे बाहर वाले जो पॉइंट्स हैं वो हम अचीव नहीं कर सकते। तो ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, मसलन सोसाइटीज़ ऑप्टिमल चॉइस, ये चॉइस यहाँ पे ऑप्टिमलिटी हमने कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि हमने साथ में जो प्राइसेस हैं वो नहीं लगाई और ऑप्टिमम कम्बिनेशन भी हमने शो नहीं किया इसके अंदर। लेस देन फुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये भी गलत है, हम फुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। अनअटेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी नहीं है, वो इसके इन पॉइंट्स के बाहर का है,
कोई भी पॉइंट डब्ल्यू जैसे है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द टोटल अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ 7 यूनिट्स ऑफ रोबोट्स इज। तो ये क्वेश्चन है कि अगर हम 7 यूनिट रोबोट्स के प्रोड्यूस करते हैं तो हमें पिज़्ज़ा के कितने यूनिट्स छोड़ने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप 0 रोबोट से 7 पे जाते हैं, 7 पे, तो 0 पे जब हैं रोबोट्स तो आपके पास 4 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ाज हैं, यानी आप सारे रिसोर्सेज अगर पिज़्ज़ा पे लगाते हैं तो आप 4 यूनिट्स ले रहे हैं। लेकिन अगर आप 7 यूनिट रोबोट्स के लेते हैं तो आप सी पॉइंट पे हैं। सी पॉइंट पे आप देखें, आपने सिर्फ 2 यूनिट पिज़्ज़ा के कम करके 7 यूनिट आपने रोबोट्स के ले लिए हैं। तो 7 यूनिट्स ऑफ रोबोट की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, आपने सिर्फ 2 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा फार्गो किए हैं। तो हमारा ये जो आंसर है बी ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट फिगर हमारी ये सर्कुलर फ्लो मॉडल के मुतालिक है, जिसमें हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रिसोर्स मार्केट क्या है। तो रिसोर्स मार्केट वो मार्केट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे हाउस होल्ड्स रिसोर्सेज को सेल करते हैं और बिजनेसेस उन रिसोर्सेज को बाई करते हैं। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हाउस होल्ड्स दे सेल रिसोर्सेज नॉट प्रोडक्ट्स। बिजनेसेस जो हैं दे सेल प्रोडक्ट्स नॉट रिसोर्सेज। और डी ऑप्शन, बिजनेसेस सेल रिसोर्सेज एंड हाउस होल्ड बाय रिसोर्सेज, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन ये ठीक है। इस सर्कुलर फ्लो डायग्राम के अंदर जो मनी है इट फ्लोज काउंटर क्लॉकवाइज, ये गलत है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से। हालांकि आप इसमें देख सकते हैं कि जो मनी है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ये देखें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कास्ट, मनी, इनकम, ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है। जबकि तो ये भी गलत है, मनी फ्लोज काउंटर क्लॉकवाइज, ये गलत है। रिसोर्सेज फ्लो काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये रिसोर्स मार्केट है, आप देख रहे हैं ये रिसोर्स मार्केट से इधर आ रहे हैं, फिर इधर, फिर इस साइड पे, और ये, तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आप देखें ये प्रोडक्ट मार्केट है, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज आप यहाँ से इधर जा रही हैं, तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है। और हाउस होल्ड्स आर ऑन द सेलिंग साइड ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट, तो ये भी गलत है, क्योंकि हाउस होल्ड्स आप देख रहे हैं वो रिसोर्स मार्केट के अंदर सेल करते हैं, ना कि वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिटरमिन्ड इन द प्रोडक्ट मार्केट। तो प्रोडक्ट मार्केट में क्या चीज़ डिटरमिन होगी। मैनेजर सैलरी, ये रिसोर्स मार्केट में डिटरमिन होती है। प्राइस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन ए बॉटलिंग प्लांट, ये भी रिसोर्स मार्केट में यूज होगी, डिटरमिन होगी। प्राइस ऑफ 80 एकर्स ऑफ फार्म लैंड, तो फार्म लैंड भी एक रिसोर्स है, ये भी रिसोर्स मार्केट में डिटरमिन होगी। और जो आखिरी ऑप्शन है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द प्राइस ऑफ ए न्यू पेयर ऑफ एथलेटिक शूज। तो ये एक प्रोडक्ट है और इसकी जो प्राइस है वो डिटरमिन होनी है इन द प्रोडक्ट मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्कुलर फ्लो डायग्राम के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे स्पेंड इनकम इन द प्रोडक्ट मार्केट। तो आप देख सकते हैं हाउस होल्ड्स जो इनकम लेते हैं बाई सेलिंग देयर रिसोर्सेज, वो उसको यूज करते हैं इन द प्रोडक्ट मार्केट टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, फर्म सेल रिसोर्सेज टू हाउस होल्ड, ये गलत है। हाउस होल्ड्स दे सेल रिसोर्सेज टू द फर्म।
हाउस होल्ड्स रिसीव इनकम थ्रू द प्रोडक्ट मार्केट, तो ये भी गलत है। हाउस होल्ड्स इनकम रिसीव करते हैं फ्रॉम रिसोर्स मार्केट। और जो डी ऑप्शन है, हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस गुड्स, तो ये भी गलत है। जो बिजनेसेस हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ना कि हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास ये मार्केट इक्विलिब्रियम और सरप्लस और शॉर्टेज के मुतल्लिक है। प्राइस डिटर्मिनेशन की भी हम इसमें मैकेनिज्म देखेंगे। तो इस कर्व के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि डिमांड कर्व डी इज डाउन स्लोपिंग बिकॉज, तो ये वाला जो डिमांड कर्व है वो डाउन स्लोपिंग है। उसकी वजह क्या है? उसमें पहला तो ऑप्शन ये है, प्रोड्यूसर्स ऑफर लेस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर सेल एज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स। तो ये सप्लाई कर्व के मुतल्लिक है, ना कि डिमांड कर्व, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर नॉट रिलेटेड विद द डिमांड कर्व। तो जो बी ऑप्शन है ये हमें बता रहा है कि लोअर प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट क्रिएट इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दैट लीड कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ इट। तो यही हमारा जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और उसकी वजह यह है कि जब प्राइस कम होती है तो उसकी वजह से इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आते हैं, जो कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए तैयार करते हैं। सी ऑप्शन, लार्जर द नंबर ऑफ बायर्स इन ए मार्केट द लोअर द प्रोडक्ट प्राइस, तो ये भी गलत है। अगर ज़्यादा बायर्स एक मार्केट के अंदर होंगे तो प्रोडक्ट प्राइस कम नहीं होगी बल्कि बढ़नी है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो ये भी गलत है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ना कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एट द प्राइस $3, तो यहाँ पे क्या है? ए ऑप्शन आप देखें तो क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये तीन है। तो तीन पे आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन को देख लें, द प्रोडक्ट इज अबंडेंट एंड इज सरप्लस एक्सिस्ट, तो ऐसा भी नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है यहाँ पे। चौथा ऑप्शन डी, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये भी नहीं है, शॉर्टेज भी कोई नहीं है। तो बी ऑप्शन ही ठीक है, देयर इज नो प्रेशर ऑन प्राइस टू राइज और फॉल, तो प्राइस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि प्राइस सेट हो चुकी है, मार्केट क्लियर हो चुकी है, इक्विलिब्रियम में है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। सप्लाई कर्व जो एस इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा है वो क्या शो कर रहा है? वो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड नहीं शो कर रहा, बल्कि ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बी ऑप्शन ठीक है। जो सी ऑप्शन है, डिपिक्ट्स द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ बायर्स इन दिस मार्केट, ये भी गलत है। और ये जो डी ऑप्शन है, shows that producer will offer more of a product for sale at low product price, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन ही ठीक ऑप्शन है। प्राइस अगर 5 हो जाए ये यहाँ पे, तो क्या होगा? देयर विल बी ए शॉर्टेज ऑफ 10,000 यूनिट्स, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं 5 के ऊपर डिमांड 2,000 की है और सप्लाई 12,000 की है, तो शॉर्टेज नहीं होगी। बी ऑप्शन, देयर विल बी ए सरप्लस ऑफ 10,000 यूनिट्स, तो आप देख सकते हैं 5 के ऊपर डिमांड 2,000 की है और सप्लाई 12,000 की है, तो सरप्लस 10,000 का है, इसलिए ये ठीक ऑप्शन हो सकता है। आप बाकियों को चेक कर लें, फिर एंड पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अब सी ऑप्शन को देखें, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 12,000 यूनिट्स, तो ये भी गलत है। ये देखें डिमांड कर ये है तो 2,000 की डिमांड होगी। डी ऑप्शन, क्वांटिटी डिमांडेड विल इक्वल क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये भी गलत है। इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वही ठीक है और आपने इसी को टिक करना है।
इस फिगर के अंदर हम देख रहे हैं यूटिलिटी के हवाले से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कोई चीज़ कंज्यूम हो रही है तो उसकी वजह से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इस फिगर के अंदर है। और जो पहला क्वेश्चन है वो मार्जिनल यूटिलिटी के हवाले से ही है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक्स्ट्रा आउटपुट तो यहाँ से बिल्कुल ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बी ऑप्शन, वाई प्रोडक्ट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, तो ये भी नहीं है, इसके अंदर सप्लाई कर्व का भी कोई लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन, typically rises as successive units of a good are consumed, तो ये भी गलत है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये राइज नहीं कर रहा, या इवन आप यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कार को देखें तो ये नीचे जा रहा है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है, इट इज़ द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ सम गुड और सर्विस, तो यही ऑप्शन आपका ठीक है, आप इसको टिक कर सकते हैं। ये दोनों फिगर्स को यूज कर रहा है सेकंड क्वेश्चन हमारा। मार्जिनल यूटिलिटी इन फिगर बी, इसके अंदर इज पॉजिटिव यहां तक बट डिक्लाइनिंग व्हेन टोटल यूटिलिटी इन फिगर ए इज पॉजिटिव एंड, तो दूसरा ऑप्शन हमने देखना है कि जब टोटल यूटिलिटी फिगर ए के अंदर वो पॉजिटिव है और दूसरा ऑप्शन क्या है वो हमने बताना है। तो राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट ऐसा नहीं है। तो अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही होगी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। फॉलिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो ये भी गलत है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये फॉल भी नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ तक 5 और 6 के दरमियान, 5 और 6 के दरमियान आके ये ज़ीरो होता है, उससे पहले ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो राइज कर रही है एट डिक्रीजिंग रेट। तो आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन हर एडिशनल यूनिट के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी में इजाफा हो रहा है वो पिछले की निस्बत कम है। चौथा ऑप्शन फॉलिंग एट डिक्रीजिंग रेट, तो ये भी नहीं है, फॉल तो कर ही नहीं रही टोटल यूटिलिटी इन फिगर ए, वो यहाँ तक बढ़ रही है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन ही ठीक है। ये क्वेश्चन है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो इन ग्राफ बी, यहाँ पे इस पॉइंट पे 5 और 6 के दरमियान, व्हेन टोटल यूटिलिटी इन ग्राफ ए इज, यहाँ पे आप देखें तो इस पॉइंट पे ना टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो तब होती है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो, यानी ना बढ़ रही हो ना कम हो रही हो। तो बी ऑप्शन हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में ये जो चौथा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जिस बंदे की हम ये यूटिलिटी फंक्शन ले रहे हैं उसको अगर उसका टेस्ट अगर कम हो जाता है तो क्या होगा। तो उसकी वजह से टेस्ट, आपको पता है ये एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो उसकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स जो हैं वो डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे। ये देखें यहाँ नीचे, तो उसको इस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो कम मिलेगी। तो ये ए ऑप्शन भी गलत है, टोटल यूटिलिटी कर्व वुड गेट स्टीपर, ये भी गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व वुड गेट फ्लैटर, ये भी गलत है। बल्कि ये पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ पैरेलल। और ये डी ऑप्शन भी गलत है, मार्जिनल यूटिलिटी बट नॉट द टोटल यूटिलिटी कर्व वुड कोलैप्स टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये भी गलत ऑप्शन है। ये कर्व टोटल प्रोडक्ट और
एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा है। एक फिगर में आप टोटल प्रोडक्ट देख रहे हैं और बी के अंदर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे हैं, जो कि लिंक्ड है ऊपर वाले ए ग्राफ के साथ भी। इसके मुतालिक हम जब ये बात करते हैं कि टोटल प्रोडक्ट कर्व, तो उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लेबर क्वालिटी है, यानी हर एडिशनल इनपुट जो है वो होमोजीनियस है, दे आर ऑफ सेम क्वालिटी। तो ऐसा ए जो कह रहा है, ए ऑप्शन कि फर्म फर्स्ट हायर बेटर वर्कर्स एंड देन हायर पोरर वर्कर्स, तो ये गलत है। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इनपुट्स हैं दे आर ऑफ सेम क्वालिटी। तो कैपिटल एंड लेबर आर बोथ वेरिएबल बट लेबर इंक्रीजेज मोर रैपिडली दैन कैपिटल, तो ये भी गलत है। हम लेबर को वेरी कर रहे हैं लेकिन जो कैपिटल है वो फिक्स्ड हो सकता है, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है, कंज्यूमर विल बाय ओनली द आउटपुट प्रोड्यूस, तो हम कंज्यूमर की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे। तो यही ऑप्शन डी जो है वो ठीक ऑप्शन है। मार्जिनल प्रोडक्ट आप इसमें देख सकते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव भी हो सकता है। 6 और 7 के बाद आप देखें, 6 और 7 के दरमियान ये ज़ीरो होता है और उसके बाद ये नेगेटिव भी हो रहा है, तो ये गलत है। इसलिए इन फिगर्स को यूज़ करने का ये मकसद है कि आपको आइडिया हो एक तो इकोनॉमिक कंसेप्ट का, और दूसरा अगर कोई उनसे मुतल्लिक सवाल भी आ जाता है तो आप उसको बड़े आसानी से हैंडल कर सकें। बी ऑप्शन, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट, ये गलत है। ये एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये ठीक ऑप्शन है। और ये डी ऑप्शन भी गलत है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन, मार्जिनल प्रोडक्ट इन ग्राफ बी इज जीरो व्हेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जीरो है 6 और 7 के दरमियान, तो इसको हमने रिलेट करना है टोटल प्रोडक्ट के साथ। तो ए ऑप्शन देखें, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इन ग्राफ बी स्टॉप्स राइजिंग, तो ये गलत है। आप देख सकते हैं ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे ज़ीरो हुआ है, तो एवरेज प्रोडक्ट वो उससे पहले ही कम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे तो वो डिक्लाइन कर रहा है लेकिन वो ऑलरेडी इससे पहले ही उसका जो राइज था वो कम होना शुरू हो गया था। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा नहीं हो रहा। इसी तरह से द स्लोप ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इन ग्राफ बी इज ज़ीरो, तो ये भी नहीं है, इसका स्लोप अभी ज़ीरो नहीं हुआ। अब ज़ीरो स्लोप उस वक्त होता है जब हॉरिजेंटल लाइन होती है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का स्लोप अभी भी वो वो है, स्लोप उसकी बुलंदी या ढलवान वो पाई जा रही है, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेते हैं तो स्लोप है इसका। इसी तरह से टोटल प्रोडक्ट इन ग्राफ ए बिगिंस टू राइज एट ए डिमिनिशिंग रेट, तो ऐसा भी नहीं है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट ने डिक्लाइन करना शुरू किया है, ना कि इंक्रीज करना। तो लास्ट ऑप्शन, द स्लोप ऑफ द टोटल प्रोडक्ट कर्व इन ग्राफ ए इज ज़ीरो, तो यहाँ पे देखें आप जो टोटल प्रोडक्ट का स्लोप है वो ज़ीरो है, कोई ढलवान नहीं, कोई बुलंदी नहीं, कोई चढ़ाई नहीं, कोई उतराई नहीं। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का स्लोप ज़ीरो होगा या टोटल प्रोडक्ट कर्व मैक्सिमम होगा, वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट वो ज़ीरो होगा। लास्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रोडक्ट इन ग्राफ बी, आप देख सकते हैं इसमें ये एवरेज प्रोडक्ट है, राइजेज व्हेन इट इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट जो है ये उस वक्त तक राइज करता है जब तक ये मार्जिनल प्रोडक्ट से कम है। जैसे ही ये मार्जिनल प्रोडक्ट इससे कम होना शुरू हो जाता है तो एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन करना शुरू कर जाता है। तो बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो इररेलेवेंट हैं, वो गलत हैं।
आप इनको बड़ी आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये बी ऑप्शन है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, ये फार्मूला है। इट कैन नेवर एक्सीड मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये भी गलत है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट को एक्सीड कर रहा है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद ये मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा है। और लास्ट ऑप्शन, इट फॉल्स व्हेन एवर टोटल प्रोडक्ट इन ग्राफ ए राइजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइनिंग रेट के साथ जा रहा है, लेकिन उसका डिक्रीजिंग रिटर्न्स शुरू हो रही हैं या डिमिनिशिंग रेट शुरू हुआ है इस पॉइंट के बाद 2 और 3 के दरमियान में से, लेकिन ये अभी भी राइज कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अभी भी बढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन भी, जो डी ऑप्शन है, वो भी इस गलत है। ये कर्व कास्ट कर्व और पर यूनिट कास्ट कर्व के हवाले से है, और हम इसके मुतल्लिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन ये है कि मार्जिनल कास्ट कर्व फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन इंक्रीजेज, उसकी वजह क्या है। मार्जिनल कास्ट कर्व आप देख सकते हैं वो यहाँ तक कम हो रहा है, और उसके बाद मार्जिनल कास्ट कर्व आप ये जो है ये वाला यहाँ तक कम हो रहा है और उसके बाद ये बढ़ रहा है। मार्जिनल कास्ट कर्व फर्स्ट डिक्लाइंस एंड देन इंक्रीजेज, उसकी वजह ये है, वो ये है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग एंड देन डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। तो शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न होंगी तो मार्जिनल कास्ट कर्व डिक्लाइन करेगा, जब डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाएंगी तो जो मार्जिनल कास्ट कर्व है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस रेलेवेंट नहीं है, वो गलत हैं। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ATC एंड AVC, ये देखें ATC और AVC के दरमियान का जो डिफरेंस है वो किस की वजह से है, वो किस को मेजर करता है। तो ATC और AVC के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो AFC का होता है, एवरेज फिक्स कास्ट का। तो बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत है। आपके सामने ग्राफ भी है, तो ग्राफ को आपने ज़हन में रखना है जब भी कोई इस तरह का सवाल आता है। एवरेज टोटल कास्ट इज एवरेज फिक्स कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट, तो बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। जो एवरेज टोटल ये वाली, इसको और AVC को और AFC को आप ऐड कर लें तो आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं एवरेज टोटल कास्ट पे। ये क्वेश्चन हमारा है, व्हेन मार्जिनल कास्ट कर्व लाइज अबव द ATC कर्व ATC राइजेज। तो आप देख सकते हैं जब मार्जिनल कास्ट कर्व ATC से ऊपर होता है तो ATC को क्या होता है। आप देख रहे हैं इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कास्ट कर्व ATC से ऊपर है तो ATC वो बढ़ रही है। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने, आप ग्राफ के साथ इनको लिंक करें। when the marginal cost curve lies above the AVC curve ATC rises, तो आप देख सकते हैं मार्जिनल कास्ट कर्व जब AVC से ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर, तो ATC वो राइज नहीं कर रही बल्कि अभी भी वो डिक्लाइन कर रही है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट से आगे और यहाँ तक, तो ये अभी भी डिक्लाइन कर रही है, राइज नहीं कर रही। when marginal cost is below the ABC curve total fixed cost increases, ये भी गलत है। जब मार्जिनल कास्ट ABC से नीचे है, ये देखें आप इससे नीचे, तो जो टोटल फिक्स कास्ट है, टोटल फिक्स कास्ट इसमें वैसे दी हुई भी नहीं है, तो ये भी इररेलेवेंट है। इसी तरह से अगर ये बिलो द ATC कर्व हो टोटल फिक्स कास्ट फॉल्स, तो टोटल फिक्स कास्ट इस ग्राफ के अंदर है ही नहीं, तो इसलिए यही हमारा जो ए ऑप्शन है वही ठीक है। ये इकॉनमीज ऑफ स्केल और लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट है एक फर्म की। तो
इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं, ये जो रेड हैं ये शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व्स हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही इन्हीं के हवाले से है। द अनलेबल्ड रेड कर्व्स इन दिस फिगर इलस्ट्रेट, वो क्या शो कर रहे हैं? तो ये शो कर रहे हैं शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व ऑफ वेरियस प्लांट साइजेस अवेलेबल टू ए पर्टिकुलर फर्म। तो ये जो रेड वाले छोटे छोटे कर्व्स आप देख रहे हैं, ये एक ही फर्म के शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व्स हैं फॉर वेरियस प्लांट साइजेस। तो बाकी ये इसमें इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, ये एक ही फर्म का कर्व है लॉन्ग रन एटीसी। इसी तरह से ये जो बी ऑप्शन है शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व ऑफ वेरियस फर्म्स, ये भी नहीं है, ना ये लॉन्ग रन कर्व्स हैं इंडस्ट्री के, ना ये शॉर्ट रन कर्व्स हैं इंडस्ट्री के, और ना ही ये मार्जिनल कास्ट कर्व्स हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन ठीक है हमारा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रेलेवेंट है कि ये जो अनलेबल्ड रेड कर्व्स हैं वो उनकी शेप कहाँ से आती है? तो उनकी शेप भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स इन द शॉर्ट रन। तो इनकी शक्ल शॉर्ट रन, मैंने आपको बताया है कि ये शॉर्ट रन के हैं, तो सब जब मिल जाते हैं तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट बन जाती है। तो ये जो ब्लू लॉन्ग रन एटीसी कर्व है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, इसको प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं किसी फर्म का। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं बी सी और डी ये गलत हैं और इररेलेवेंट हैं, तो इसी को हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। इसकी शेप जो है लॉन्ग रन एटीसी, उसकी शेप कहाँ से आती है? उसकी शेप मैंने आपको शुरू में बताया था, इकोनॉमीज एंड देन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। बाकी ये जितने हैं शुरू में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, फिर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकती हैं, या इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपने सुना हुआ है, और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स होती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है प्योर कंपटीशन के अंदर, ये वाला जो कर्व है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कर्व एम आर इज हॉरिजेंटल बिकॉज, ये एम आर कर्व आप देख रहे हैं ये वाला एम आर इज इक्वल टू पी। तो ये हॉरिजेंटल क्यों है? ये हॉरिजेंटल इसलिए है क्योंकि प्योर कंपटीशन के अंदर फर्म्स और प्राइस टेकर, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, वो इसके साथ रेलेवेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है एट प्राइस ऑफ $131, ये वाली प्राइस, ये आप देख रहे हैं प्राइस $131 एंड 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यहाँ पे ये देखें, ये 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। तो इस पे क्या हो रहा है? तो इस पे आप देख सकते हैं 7 पे मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कास्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रूल है वो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर होना चाहिए फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मार्जिनल रेवेन्यू ये है और मार्जिनल कास्ट ये है, तो मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कास्ट के बराबर लेके जाने के लिए फर्म को क्या करना है? इट हैज़ टू एक्सपैंड इट्स आउटपुट। तो आप देख रहे हैं 9 पे ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ रही है। आउटपुट जब 9 होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, तो द फर्म शुड एक्सपैंड आउटपुट। आप देख सकते हैं 7 और 131 पे टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कास्ट। तो इस ग्राफ के अंदर टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट का कोई जिक्र नहीं है। एबीसी एक्सीड्स एटीसी, तो आप अगर यहाँ पे 7 पे देखें तो एबीसी एटीसी से ज़्यादा नहीं है,
बल्कि कम में। और ये जो डी ऑप्शन है, दी फर्म वुड अर्न ओनली ये नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो भी गलत है। फर्म नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बल्कि एबनॉर्मल प्रॉफिट उसको आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो 9 पे आप देख रहे हैं जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट बराबर है 9 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे। तो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये फर्म फॉलो कर रही है? तो ए, प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कास्ट बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट, तो ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। प्रोड्यूस वेयर पी एक्सीड्स एटीसी बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट, तो ये भी कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो आप देख सकते हैं P एक्सीड्स एटीसी बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट, तो वो यहाँ पे है, आप ये देख सकते हैं 6 और 7 के दरमियान। तो ये कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करने वाला कोई रूल नहीं है। तो यही रूल है सी ऑप्शन, प्रोड्यूस वेयर टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल कास्ट बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी भी उसी पॉइंट पे जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट में मैक्सिमम डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, और उस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट बराबर होंगे। इसी तरह से जो डी ऑप्शन है, प्रोड्यूस वेयर एवरेज फिक्स कास्ट आर ज़ीरो, तो ये भी कोई ऐसा नहीं है, एवरेज फिक्स कास्ट ज़ीरो है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। तो इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वही ठीक है। ये क्वेश्चन है कि प्राइस डिक्लाइन कर गई है फ्रॉम 131 टू 100, तो इस पे ये फर्म क्या करेगी? तो जब प्राइस 131 से 100 पे आ जाएगी तो इसका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू अब मार्जिनल रेवेन्यू आपका 100 हो गया है, तो मार्जिनल कास्ट यहाँ पे बराबर हो रही है 7 पे, तो इसको आउटपुट डिक्लाइन करनी पड़ेगी। तो जो सी ऑप्शन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वुड डिक्लाइन, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। ये भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल्स हैं, और शट डाउन कहाँ पे होना है, ब्रेक इवन कहाँ पे है, तो इसमें आप देखें ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्राइस को P3 से P5 पे ले जाएगी। ये P3 है, ये P5 है। तो वो आप देख सकते हैं एन इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो इसकी वजह से प्राइस के ऊपर फर्क अगर पड़ना भी है तो प्राइस कम होगी ना कि बढ़ेगी, P3 से P5 पे नहीं जाएगी। ए डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड, तो सब्स्टिट्यूट गुड की अगर प्राइस कम होगी तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कम हुई है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी इस प्रोडक्ट की, और फिर अल्टीमेटली इसकी प्राइस P3 से P5 नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी। इसी तरह से एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कम्प्लीमेंट्री गुड, तो एक कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में अगर वो इजाफा होगा तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक इसकी प्राइस भी कम होनी है ना कि बढ़नी है। तो एक ही सिचुएशन है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ सकती है, और वो ये है कि अगर ये प्रोडक्ट नॉर्मल गुड है और इनकम्स बढ़ जाती हैं तो इसकी प्राइस P3 से P5 पे जा सकती है। प्राइस अगर P3 से P5 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? वुड इट शिफ्ट द फर्म्स मार्जिनल कास्ट का टू द राइट? तो ऐसा नहीं है, मार्जिनल कास्ट का प्राइस ऑफ आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो इनपुट्स की वजह से चेंज होती। तो बी ऑप्शन हमारा है कि इट वुड मीन दैट MR5 एक्सीड्स मार्जिनल कास्ट एट Q3,
इंड्यूसिंग द फर्म टू एक्सपैंड आउटपुट टू Q5। तो आप देख सकते हैं अगर P3 से प्राइस P5 पे जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, P3 पे जो आउटपुट लेवल है वो Q3 है। अब प्राइस हो गई है P5, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए जो फर्म है उसको Q5 लेवल ऑफ आउटपुट अगर वो लेगी तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, अदरवाइज उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। तो इस इंक्रीज की वजह से द फर्म विल बी इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस एट Q5 रादर देन एट Q3। तो बाकी ऑप्शंस रेलेवेंट नहीं है। P4 के ऊपर आप देखें तो P4 के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट बराबर हैं, लेकिन एवरेज टोटल कास्ट भी बराबर है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये ब्रेक वन पॉइंट है और फर्म हैज़ नो इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है इस पॉइंट के ऊपर, तो फर्म हैज़ नो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो बाकी और शट डाउन, ये जो बी ऑप्शन है वो ये कह तो रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा लेकिन इट विल शट डाउन, तो शट डाउन नहीं होगी। ये चौथा ऑप्शन है इलास्टिसिटी। अगर आपको पता है तो प्राइस P4 इज इक्वल टू $10 और P5 इज इक्वल टू $15 और Q4 is 8 units and Q5 is 10 units. The firm's supply curve is elastic over the Q4 range of output। तो ये गलत है क्योंकि आप देख रहे हैं प्राइस में 50% चेंज आ रहा है, 10 से 15% हो रही है, $10 से $15 हो रही है, लेकिन जो सप्लाई है Q है Q4 8 से 10 हुई है, 2 यूनिट्स बढ़े हैं। तो प्राइस में 50% इंक्रीज हुआ है और सप्लाई सिर्फ 25% बढ़ी है, तो ये इलास्टिक सप्लाई नहीं है, बल्कि जो बी ऑप्शन है सप्लाई कर्व इज इन इलास्टिक, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। आप बाकी ऑप्शन एग्जामिन कर लें। टोटल रेवेन्यू विल डिक्लाइन इफ प्राइस राइजेज फ्रॉम P4 टू P5, तो ऐसा नहीं है, प्राइस अगर बढ़ेगी तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि ये डिमांड नहीं, ये सप्लाई के हवाले से बात हो रही है। इसी तरह से मार्जिनल कास्ट कर्व का प्राइस ऑफ आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं है। मार्जिनल कास्ट इफेक्ट होती है ड्यू टू प्राइस ऑफ इनपुट्स रिसोर्सेज, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये भी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल के साथ हमारा और कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के साथ ये मिली हुई है, लिंक्ड है ये वाली फिगर, ए फिगर और फिगर बी। इस फिगर में पहला क्वेश्चन कि द फर्म इज ए प्राइस टेकर बिकॉज इट्स मार्जिनल कास्ट कर्व स्लोप्स अपवर्ड, तो ये नहीं है। इट्स एटीसी कर्व इज यू शेप, तो इसकी वजह से भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि इट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजेंटल, तो ये इसकी मेन रीज़न है। को जो फर्म है वो प्राइस टेकर इस वजह से है कि उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हॉरिजेंटल है। इस पॉइंट पे ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है। एट दिस फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, तो इस पॉइंट पे आप देखें तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट बराबर इसलिए हैं कि ये मार्जिनल रेवेन्यू यही प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो प्राइस को इस क्वांटिटी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल रेवेन्यू बनेगा और साथ में एटीसी भी यही है, तो एवरेज टोटल कास्ट को प्राइस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट बनेगी, तो टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट के बराबर हो जाएगा इस पॉइंट इस फिगर के अंदर। द इक्वालिटी ऑफ PMC एंड मिनिमम ATC, ये क्या इसका मतलब क्या है? आप इधर देख रहे हैं इधर तीनों चीज़ें बराबर हो रही हैं, P मार्जिनल कास्ट और जो एवरेज टोटल कास्ट है वो भी यहाँ पे मिनिमम है, तो इसका मतलब ये है कि राइट गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द राइट वेज, यानी इसमें किसी किस्म की कोई लीकेजेस नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है। तो बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं
वो गलत हैं। इट विल इनकरेज एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, ये भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट तो यहाँ पे है ही नहीं। इसी तरह से इट विल रिजल्ट इन इन ए ज़ीरो अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो ये भी नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट हो सकता है इसके अंदर। तो जब ये सिचुएशन, चौथा सवाल हमारा इसी से मिलता जुलता है, तो इससे इसमें जब प्राइस मार्जिनल कास्ट के बराबर हो और वो बराबर हो लोएस्ट एवरेज टोटल कास्ट के, तो जो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस हैं वो मैक्सिमम होंगे, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। इस फिगर में हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये है मनापली के मुतालिक हमारा, ये जो ग्राफ है मनापली मार्केट को शो कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो डिमांड कर्व से नीचे है। आप देख रहे हैं ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये डिमांड कर्व है, तो उसकी वजह क्या है? तो पहला ऑप्शन डिमांड कर्व इज स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं है। डिमांड कर्व इज हाईली इलास्टिक, ये भी नहीं है। डिमांड कर्व इज हाईली इलास्टिक, ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन कि गेन इन रेवेन्यू फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज लेस देन द प्राइस चार्ज फॉर दैट यूनिट ऑफ आउटपुट, तो ये मेन रीज़न है कि एक यूनिट आउटपुट का एक्स्ट्रा बेचने से मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो उसकी प्राइस से कम है। तो इसी वजह से जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो नीचे होता है फ्रॉम डिमांड कर्व। ये जो एरिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये रेक्टेंगल, इसको, इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि यू कैन फाइंड दैट एरिया बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड एटीसी बाय क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं प्राइस और एटीसी के दरमियान डिफरेंस लिया और उसको मल्टीप्लाई किया विद द क्वांटिटी, तो आप इकोनॉमिक प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? इट आल्सो कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग प्रॉफिट पर यूनिट बाय क्वांटिटी, तो ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्टिंग टोटल कॉस्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट, आप टोटल कास्ट को टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दें तो आपके पास यही एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन, प्योर मोनोपोलिस्ट चार्जेस द हाईएस्ट प्राइस दैट इट कुड अचीव, तो ये गलत है। हाईएस्ट प्राइस तो ये 200 है, तो वो ये प्राइस नहीं चार्ज कर रहा। इट अर्न्स ओनली ए नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, तो ये भी गलत है। इट रिस्ट्रिक्ट्स आउटपुट टू क्रिएट एन इन इनसरमाउंटेबल एंट्री बैरियर, तो ये भी गलत है। तो he can only restrict output to increase its price and total economic profit, तो वो आउटपुट ज़्यादा भी कर सकता है लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट करता है अपनी प्राइस को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर प्राइस इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं प्राइस ये है और मार्जिनल रेवेन्यू ये है, तो ये गलत है। प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कास्ट, इस प्राइस के ऊपर मार्जिनल कास्ट अगर आप देखें तो वो ये है। तो प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कास्ट, इस पॉइंट पे ये प्राइस है और ये मार्जिनल कास्ट है, तो ये ऑप्शन ठीक है। प्रॉफिट पर यूनिट इज मैक्सिमाइज्ड, तो प्रॉफिट पर यूनिट भी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं इस प्राइस पे एटीसी ये है और जो पर यूनिट कास्ट ये है और पर यूनिट रेवेन्यू ये है, तो प्रॉफिट पर यूनिट वो मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। वो किसी और पॉइंट पे आप देख सकते हैं प्राइस, आप देख सकते हैं ये प्राइस है, तो
ये इससे आगे या इससे पीछे भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन हमारा वो ठीक है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसके मुतल्लिक ग्राफ्स हैं जिनको हम एग्जामिन करते हैं। तो प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कास्ट इन के जो प्राइस है वो मार्जिनल कास्ट से किन ग्राफ्स में फिगर्स में ज़्यादा है। तो तीनों के अंदर प्राइस इज़ मोर देन मार्जिनल कास्ट। ये देखें यहाँ पे ये प्राइस है, ये मार्जिनल कास्ट है। इसी तरह से ये प्राइस है और ये मार्जिनल कास्ट है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें ये प्राइस है और ये मार्जिनल कास्ट है। तो डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस एक्सीड्स एटीसी। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि किस ग्राफ के अंदर प्राइस एटीसी से ज़्यादा है। तो वो सिर्फ ए ग्राफ के अंदर है, फिगर ए के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ये है और एटीसी ये है। इस ग्राफ के अंदर एटीसी ऊपर है और प्राइस नीचे है। इसमें प्राइस और एटीसी बराबर हैं ऑलमोस्ट। तो ए ऑप्शन ठीक है। फर्म रिप्रेजेंटेड बाय फिगर सी इज, इस फिगर के अंदर इज मेकिंग ए नॉर्मल प्रॉफिट। आप देख सकते हैं प्राइस और एटीसी यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इक्वल हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू आप देख सकते हैं ये है। इस पॉइंट पे प्राइस और एटीसी चूँकि बराबर हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी नहीं हो रहा और प्योरली कंपेटिटिव फार्म की आउटपुट भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ना ही स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में है कि कौन से पेयर्स वो कंपटीशन लाइक एलिमेंट्स हैं इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल रेवेन्यू स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ये नहीं है। एंट्री इज़ रिलेटिवली इजी। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एंट्री इज़ रिलेटिवली इजी और देयर इज़ ओनली ए नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। तो बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो रेलेवेंट नहीं है, गलत है। तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि हम कैसे इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ को ग्राफ्स के थ्रू रिलेट करके, ग्राफ अगर दिया हो तो उससे उसको देख के हम एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ना भी दिया हुआ हो लेकिन अगर ग्राफ आपके ज़हन में हो, ग्राफ का स्ट्रक्चर का उसकी शेप का पता हो, तो आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें टैक्टिक्स आपको पता है कि आप जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसको देख के आपने जो मोस्ट रेलेवेंट एमसीक्यू है ऑप्शन है उसको पिक करना है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, ग्राफ के साथ कंपेयर करके।